हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, तो उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन इस स्पेसिफिक टॉपिक से आएंगे उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी एक ऐसा मोशन होता है कि जिसमें हम किसी भी बॉडी को, चाहे वो स्टोन है, ठीक है, या फिर वो पेपर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम उठा करके ऐसे हवा में फेंक देते हैं, दैट थिंग विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यानी कि हम अगर किसी भी बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और किसी एंगल के ऊपर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो दैट मोशन विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हुए सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, तो जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो इसके लिए भी एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 2 डायमेंशनल बोलने का मतलब क्या है। 2 डायमेंशनल बोलने का मतलब है कि बॉडी के 2 कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज करेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? हम जानते हैं कि हमारे पास होता है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब x, y एंड z एक्सीस। ठीक है, तो x, y और z एक्सीस में कोई भी 2 एक्सीस अगर साइमल्टेनियसली चेंज कर रही हैं तो दैट मोशन विल बिकम अ 2 डायमेंशनल मोशन। लेकिन इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, हम उसमें लोग बात कर चुके थे कि मोशन अंडर ग्रेविटी की जब हम लोग बात करते हैं या इक्वेशंस ऑफ मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो जो इक्वेशंस हैं वो सिर्फ बनी हुई हैं 1D मोशन के लिए। तो 2D के लिए कैसे काम करेंगी? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, किस में रिजॉल्व करेंगे? एक्स एक्सीस के अलॉन्ग मोशन एंड वाई एक्सीस के अलॉन्ग मोशन। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई तो दैट डजंट मीन कि हम वाई और जेड नहीं ले सकते या x और z कोऑर्डिनेट्स हम नहीं ले सकते हैं। इट्स ऑल अप टू अस कि हम कौन सी एक्सीस या कौन से कोऑर्डिनेट्स को हम पिक्चर में लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रहेंगे एट अ टाइम 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास मोशन है एक्स वाई या है वाई जेड या है एक्स जेड तो दैट विल कंस्टिट्यूट अ 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन? तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास स्पेसिफिकली हो सकता है 3 तरीके का। ठीक है, क्या क्या होगा उस प्रोजेक्टाइल मोशन में कि या तो वो मोशन हो सकता है इस तरीके से कि हम हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, ऐसे आपकी सरफेस है, यहाँ पर आप प्रेजेंट हैं और आप किसी भी बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए u, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे होपफुली। आप अगर बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तो दिस मोशन विल बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, या फिर आप ऐसा ना करें, क्या करें आप कि आप इस तरीके से हैं और किसी हाइट पर आप प्रेजेंट हो। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट हो? किसी हाइट पर आप प्रेजेंट हैं और वहाँ से किसी बॉडी को आप सीधे ड्रॉप ना करके, क्योंकि ड्रॉप करेंगे तो मोशन क्या बन जाएगा? 1D। ठीक है, आपने ड्रॉप नहीं किया, आपने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ या बिना वेलोसिटी के साथ आपने उसको ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है ना, कैसे? इस तरीके से थ्रो किया। तो अगर आपने बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी u अगर थ्रो किया है तो दैट मोशन विल अगेन बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेम यही सिनेरियो है, लेकिन आपने अब की बार h हाइट के ऊपर ही आप प्रेजेंट हैं, लेकिन आपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली नहीं प्रोजेक्ट किया, आपने फर्स्ट पार्ट की तरह एट एन एंगल अगर उसको प्रोजेक्ट किया। ठीक है, कैसे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से आपने u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो दिस विल अगेन बिकम अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो तीनों ही जो ये पार्ट्स हैं हमारे पास वो तीनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वी नीड टू हैव अ ग्रेटर एम्फोसिस ऑन दिस पार्ट बट वी शुड नो दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हम प्राइमरीली पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए, उसको नहीं पता तो चलेगा। ठीक है, तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमने बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एट एन एंगल प्रोजेक्ट किया तो तब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से काम करेगा। लेकिन उससे पहले जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है? क्या कंसिडर करना है? सबसे पहले कि हम 1D की इक्वेशंस को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, 1D की इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मोशन अलोंग x एक्सिस भी है, आपके पास मोशन अलोंग y एक्सिस भी है, लेकिन आप इक्वेशंस ऑफ मोशन x एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे, y एक्सिस के अलोंग अलग लगाएंगे। ठीक है, तो सेम इक्वेशन लगेंगी लेकिन दोनों एक्सिस के लिए अलग अलग। ठीक, तो ये 1D वाली ही इक्वेशन इस्तेमाल होंगी। और अगर 1D वाली इक्वेशन इस्तेमाल होंगी तो ऐसी इक्वेशन तो सिर्फ किसके लिए काम करती हैं? वैक्यूम के लिए।
ठीक है ना। और वैक्यूम के लिए अगर काम करेंगी तो आपकी कोई भी रेजिस्टिव फोर्स पिक्चर में काम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि आप यहाँ से 20 kg मास को भेजो, यहाँ से आप 30 kg मास को भेजो, मास का कोई भी कंसिडरेशन पिक्चर में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मास के बारे में हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज मास के अगर रिगार्डिंग है तो हम यहाँ जब उसकी बात ही नहीं करेंगे तो चाहे आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो, चाहे आपकी वेलोसिटी हो, चाहे आपकी कोई भी रैंडम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट हो इवन, तो ये सारे फैक्टर्स भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ही हम किसकी लगा रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन की, ठीक है। तो जो चीज़ें मास के ऊपर डिपेंड करती हैं उनमें कुछ चेंजेस होंगे, बट दीज थिंग्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब क्या कि 1D वाली इक्वेशन लगेंगी, वैक्यूम के लिए लगेंगी, ठीक है। और वैक्यूम ऐसी कंडीशन होगी तो आप समझें कि आपका चाहे टाइम हो, चाहे रेंज हो, चाहे कुछ भी इसके लिए हम कैलकुलेट करें, आप चाहे हाइट कैलकुलेट करें, चाहे रेंज कैलकुलेट करें, चाहे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, ये तीनों में से कोई भी फैक्टर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, ठीक है। हम इसको बात करते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से एट एन एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट कि अगर हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टली एट एन एंगल, ठीक है, एट एन एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तब आपके पास क्या कंसिडरेशंस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम समझ में आ गया, मैं आपको हमेशा बोलूँगी अपने लेक्चर्स में जब भी मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगी कि ट्राई टू विजुअलाइज, ठीक है। अगर विजुअलाइज कर पाओगे तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन को विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे तो यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहली और फॉरमोस्ट ही कंडीशन है कि ट्राई टू विजुअलाइज, ठीक है। विजुअलाइज कर पाओगे तो पता होगा कि कहाँ जाना है, ठीक है ना। और अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो आपको पता होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो राह वही मिलेगी जिसका रास्ता आपके दिमाग में कुछ हो कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सीस की और यहाँ पर वाई एक्सीस की, और हमने हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पर u वेलोसिटी के साथ बॉडी को हमने अगर प्रोजेक्ट किया है तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो इस तरीके का पाथ जो है वो गेन करेगी, ठीक है। थोड़ा सा साफ डायग्राम कर देती हूँ मैं आपके लिए, है ना। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, क्योंकि हमने u वेलोसिटी के साथ इसको भेजा है तो इस u के हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा वैल्यू बनाने की वजह से दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा u cos थीटा अलोंग x एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट होगा आपके पास u sin थीटा अलोंग y एक्सिस। तो ये जो u cos थीटा है और u sin थीटा है, दिस विल डिसाइड द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल रेंजेस या वर्टिकल वैल्यूज टिल अप टू विच पॉइंट द बॉडी विल रीच, ठीक है। तो क्या होगा, u cos थीटा की वजह से आपकी बॉडी गेन करेगी x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, u sin थीटा कंपोनेंट की वजह से बॉडी आपकी गेन करेगी हाइट। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो एक तो होगा आपका मोशन फ्रॉम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक आपका मोशन होगा अलोंग वाई एक्सिस। इन दोनों को समझने से इंडिविजुअली पहले क्या करना है हमें कि इन कंपोनेंट की वजह से क्या क्या होने वाला है, पहले हम वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो u cos थीटा कंपोनेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम रिलेट करते हुए चलेंगे, है ना। किससे रिलेट करते हुए चलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन से। तो वन डायमेंशनल मोशन में आपने पहले भी, जैसे मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है इससे पहले, यहाँ पर भी मैं आपको दोनों चीज़ें समझाना चाह रही हूँ कि आपको ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन मिल रहा है u cos थीटा कंपोनेंट की वजह से आपको मिल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन, ठीक है, जिसमें x की मिनिमम वैल्यू तो है 0, लेकिन x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल गिव यू द वैल्यू फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनली किस पॉइंट तक आपकी बॉडी जाके ड्रॉप करेगी। आपका इसी के साथ एक कंपोनेंट और काम कर रहा है जो है u sin थीटा। इस u sin थीटा की वजह से वर्टिकल जो आपका मोशन है या बॉडी जो है एक वर्टिकल मैक्सिमम हाइट को गेन कर रही है, या आपकी बॉडी जो है वो y एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसको शो कर रही है। तो ये जो हाइट आपको मिल रही है दिस इज नथिंग बट y की अगेन मिनिमम वैल्यू जो है वो इनिशियल पॉइंट से कितनी है 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल पा रही है दैट इज द मैक्सिमम हाइट h, ठीक
ठीक है। तो ये है आपके दोनों मोशन जिसकी वजह से आपको ये रिजल्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको मिला, दोनों पिक्चर देख के आपको क्लियर भी हो रहा होगा, क्योंकि ये वाला जो मोशन है ये कुछ नहीं है, ये है सिंपली आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकली अपवर्ड एंड फाइनली वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। तो आपका ये जो पार्ट है वो कंस्टिट्यूट होगा अपवर्ड मोशन एंड देन फाइनली और डाउनवर्ड मोशन, ठीक है जी। तो यानी कि होगा क्या, यहाँ इस पॉइंट पर तो आपकी वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी बॉडी को, एंड दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट u sin थीटा। जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाकर के हो जाएगी 0, एंड फाइनली जब बॉडी वापस इसी पॉइंट को हिट करेगी तो बॉडी विल अगेन गेन दी सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको आप रिलेट करिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी वाले चैप्टर से। तो जो आपका y एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है, दिस इज नथिंग बट मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, जिसकी वजह से आपको क्या मिल रही है, मैक्सिमम रेंज या आर वैल्यू जिससे आपको मिल रही है। ये जो आपका मोशन है इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का u cos थीटा, वो पूरे के पूरे पाथ की वजह से या एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन ना होने की वजह से, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा है एक्स एक्सिस के अलोंग 0, ऐसा होने की वजह से आपका जो u cos थीटा कंपोनेंट है वो पूरे पाथ के लिए रहेगा कांस्टेंट, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो इनिशियल पॉइंट पर आपने थ्रो किया है वो तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी और पॉइंट्स के ऊपर ये जो प्रोजेक्शन वैल्यू है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। तो एज अ होल ये जो u cos थीटा पूरा प्रोडक्ट है ये रहेगा सेम, ठीक है। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा 0, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग होगा इक्वल टू दी ग्रेविटी वैल्यू, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड की पहले बात कर रहे हैं तो -g, डाउनवर्ड की बात करेंगे तो +g, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर इन इक्वेशंस को हम एक साथ असेंबल करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, तो ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो ऐसा ही क्यों हमने बनाया, मतलब पैराबोलिक ही क्यों बनाया, कोई और पाथ क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बनेगा ये पाथ, ये देखें, ये हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। u वेलोसिटी हमने यहाँ पर दी थीटा एंगल पर, और आपका प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ यहाँ। तो आपका प्रोजेक्टाइल a से गया एक मैक्सिमम हाइट b एंड फाइनली वो ड्रॉप करा c पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये है आपकी x एक्सिस इस तरफ और ये है आपकी y एक्सिस इस तरफ। ये जो आपका पॉइंट b है वो डिनोट कर रहा है मैक्सिमम हाइट h को, ठीक है। तो आपका जब हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग x एक्सिस के लिए, ठीक है, सबसे पहला पार्ट मैं कंसिडर कर रही हूँ कि अगर हम कंसिडर करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है। तो इस इनिशियल पॉइंट ए की तरफ या इस ए पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट पर है वो है u cos थीटा, जो वेलोसिटी यहाँ पर है वो है आपकी u sin थीटा। ये u cos थीटा कंपोनेंट ए पॉइंट पर होगा, तो ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पर होगी u cos थीटा। जब आपका पार्टिकल पूरा पाथ ट्रैवल करके यहाँ इस हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो भी आपका जो u cos थीटा कंपोनेंट है वो सेम इसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता रहेगा, लेकिन आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है ना, मैं v से इसको रिप्रेजेंट करूंगी, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का अलोंग y एक्सिस दैट विल बिकम 0, या दूसरे टर्म्स में मैं बोलूं जो आपकी u sin थीटा वैल्यू है वो इस पॉइंट पर आकर के हो जाएगी 0। तो यहीं से बनता है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी वो कुछ नहीं बल्कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो उसके बराबर होगी, मतलब यहाँ पर u cos थीटा है तो यहाँ पर भी वैल्यू होगी u cos थीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि आपके पास u cos थीटा यहाँ जितनी वैल्यू है u cos थीटा वहाँ भी वैल्यू सेम है, तो जो एक्सेलरेशन होता है क्योंकि वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, और क्योंकि फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा दैट विल बिकम 0, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग होता है 0।
ठीक है। अब जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, वो एक्स के बराबर होगा। अब अगर हम लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s वैल्यू तो हो जाएगी x, u वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा, टाइम आपका t ही रहेगा और हाफ ए टी स्क्वायर टर्म हो जाएगी आपकी 0। तो दिस एम्प्लाइज कि आपका t जो फैक्टर है दैट विल बिकम x अपॉन u cos थीटा, ये बन जाएगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। ये है आपका, हमने सारा मोशन कंसिडर किया अगर एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन अब अगर हम कंसिडर करते हैं बी पार्ट इसका कि मोशन आपका अगर हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर मोशन होगा अलोंग वाई एक्सिस तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस के अलोंग दैट विल बी यू साइन थीटा, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी यू साइन थीटा। लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन आपकी वाई एक्सिस की तरफ होगी दैट विल बी माइनस जी, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जितनी भी वैल्यू वो गेन करे, ठीक। तो आपके पास अगेन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वैल्यू होगी वाई के इक्वल, यू बराबर होगा यू साइन थीटा इंटू टी के, और ये वैल्यू बराबर होगी हाफ जी टी स्क्वायर के, ठीक है। अब क्योंकि आपकी बॉडी जितनी x वैल्यू गेन कर रही है साइमल्टेनियसली y वैल्यू गेन कर रही है, तो दोनों जो आपके मोशन आपस में जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं किस फैक्टर से, टाइम फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो टाइम इज द वन विद विच बोथ दी x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो हम ये टाइम फैक्टर अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखते हैं कि क्या रिलेशन हमारे पास आता है। तो हमारे पास आएगा देखें आप, ठीक है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगी y इज इक्वल्स टू यू से यू कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर मैं पहले ले रही हूँ, बाकी सारी टर्म को मैं एक साथ लिख रही हूँ, हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इस पूरे टर्म के अंदर क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ हमने प्रोजेक्ट किया और थीटा एंगल जिस पर हमने प्रोजेक्ट किया, दोज बोथ टर्म्स विल रिमेन सेम फॉर द होल प्रोजेक्टाइल। तो आपके ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट होने की वजह से, थीटा थीटा यू कांस्टेंट होने की वजह से, जी भी ग्रेविटी कांस्टेंट होने की वजह से जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो सिर्फ बचेंगी एक्स और आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपकी कोई भी वैल्यू जो अगर राइट हैंड साइड पर है वो उसकी हायर टर्म पर डिपेंडेंट होती है, तो हेंस वी कैन से कि y इज प्रोपोर्शनल टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर, एंड हेंस वी आर सेइंग कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो यहाँ इसको देखने से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हमने इक्वेशन तो लगाई 1D वाली ही, ठीक है ना, लेकिन x एक्सिस को अलग रिजॉल्व किया, y एक्सिस को हमने अलग रिजॉल्व किया। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका होता है वो होता है आपका 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, 1 डायमेंशन वाली इक्वेशन हम x एक्सिस के लिए अलग लगाते हैं, y एक्सिस के लिए अलग लगाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या टर्म आएगी, रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इन तीनों ही चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपना यही वाला प्रोजेक्टाइल वाला डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पाथ आपका ये रहेगा u वेलोसिटी थीटा एंगल पर, ठीक है। फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में इसको हम रिजॉल्व करेंगे और इक्वेशंस को हम लोग लगाएंगे अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो हम जानते हैं पहली हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम जानते हैं दूसरी हमारी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशंस को हमने किस तरीके से करना है कि आपकी बॉडी a पॉइंट से गई हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट से गई लोवेस्ट पॉइंट, तो a टू b जो कंस्टिट्यूट कर रहा है वो कंस्टिट्यूट कर रहा है आपका मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग मोशन, ठीक है, आपका अपवर्ड मोशन, ठीक है,
और ये B2C है आपका डाउनवर्ड मोशन, ठीक। तो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल कंस्टिट्यूट हुआ आपका मोशन अंडर ग्रेविटी के अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम इस पूरे के पूरे पाथ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जितना आपकी बॉडी A to B जाने में लगेगा उतना ही आपकी बॉडी को टाइम लगेगा B to C जाने में। क्यों? क्योंकि हम ऐसा देख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर हम वर्टिकल हाइट h लेते हैं तो सेम हाइट पे जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही आने में। तो हमने इस पूरे के पूरे पाथ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AB और BC, ठीक है। तो जितना टाइम A to B जाने में उतना ही टाइम B to C जाने में। तो टोटल टाइम जो आपका लगेगा वो ट्वाइस, हम A to B अगर टाइम कैलकुलेट कर लें तो वी विल बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। तो A to B अगर हम मोशन कंसिडर करेंगे तो हम मोशन कंसिडर करेंगे y एक्सिस का, ठीक है। और y एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास u साइन थीटा, जो वेलोसिटी वर्टिकल पॉइंट पर जाकर के हो जाती है 0, मतलब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो आपका u साइन थीटा कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाता है, लेकिन u कॉस थीटा कंपोनेंट आपका एज इट इज सेम रहता है, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन चेंज होती है ना, मैग्नीट्यूड वाइज वो चेंज होता है, ठीक। तो ये है आपका u साइन थीटा, वेलोसिटी आपकी हो गई 0 और a बराबर होगा आपका -g के। ये सारी वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दें तो आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल कम आउट टू बी लाइक दिस, u साइन थीटा माइनस gt, t वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u साइन थीटा बाय g एंड हेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम ट्वाइस ऑफ दिस मच वैल्यू, सो द फॉर्मूला विल बिकम 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट एक प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर हम जा रहे हैं फ्रॉम A to C पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें पता करनी है रेंज, तो रेंज पता करने के लिए हमें कौन सा मोशन कंसिडर करना होगा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस वाले मोशन को हम लोग कंसिडर करेंगे, s बराबर हो जाएगा r के, u बराबर होगा u cos थीटा के, टाइम आपका हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और एक्सेलरेशन हमें मालूम है इस पाथ के लिए था 0। तो अगर ये t वैल्यू हम यहाँ से उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। 2u साइन थीटा बाय g, मैंने सेम वैल्यू वहाँ पर यूज़ कर ली है। तो u तो बन जाएगा u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो रेंज का हमारे पास रिलेशन आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइट, अब हाइट हमें बात करनी है तो हम कौन से मोशन की बात करेंगे? वर्टिकल। और वर्टिकल अगर मोशन है तो मोशन कंसिडर होगा अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी होगी आपकी u साइन थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर होगा -g के और s होगा h के इक्वल, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो जो h वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड हेंस we get the three relation: time of flight, range, maximum range of the particle and maximum height till which the projectile will reach, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ये तीनों पार्ट होते हैं ख़त्म और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बोलेगा कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी इतना एंड एंगल इतना, बट two projectiles are projected at the same time, their masses are different of 10 kg and 20 kg which will reach for a maximum range। तो अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, थीटा एंगल सेम है, तो आप 10 kg मास को भेजो, 30 kg मास को भेजो, ठीक है ना, रेंज विल रिमेन सेम, ठीक है ना। रेंज भी हो चाहे आपकी हाइट वैल्यू भी हो, दोनों के लिए वो वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी सेम। कंडीशन इज कि u सेम होना चाहिए और थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी की। अगर आप सेम हाइट से हाथी फेंको, चूहा फेंको, सेम हाइट से ऊपर से नीचे जाने में टाइम भी क्या लगने वाला है? सेम, ठीक है। तो जो टाइम है आपका वो सारी चीज़ें क्या रहने वाली हैं? सेम रहने वाली हैं। नाउ द कंडीशन अराइजेस कि अगर ऐसी चीज़ है तो क्या हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए या किन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए जो रेंज वैल्यू है वो सेम हो सकती है? तो आंसर है यस। कैसे सेम हो सकती हैं? देखिए, रेंज का हमारे पास रिलेशन होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये है हमारे पास रेंज का रिलेशन,
ठीक है, ये रेंज का रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन के दो एंगल हो जाए, एक एंगल हो जाए थीटा और दूसरा एंगल हमारे पास हो जाए 90 माइनस थीटा। मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। कैसे है ये कि एक बॉडी को तो हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, दूसरी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 90 माइनस थीटा, लेकिन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमने रखी सेम, तो दोनों बॉडीज के लिए जो रेंज है वो भी आपकी रहेगी सेम। बट थिंग इज कि एंगल शुड बी इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, ईदर दे विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा और 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा। ठीक है, क्या चीज़ है ये बोलने का मतलब, देखिए R1 रेंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर थीटा एंगल, ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल u² sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड रेंज है हमारे पास वो है किस एंगल के लिए, sin 2 तो ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा और बाई जी, और sin 90 माइनस थीटा के अंदर ये 2 वैल्यू हम लोग यूटिलाइज कर लें तो वैल्यू विल बिकम sin 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना, और sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है एक्चुअली में R2 के लिए वो बन रहा है u² sin 2 थीटा बाई जी। एंड R1 और R2 दोनों को कंपेयर कर लें, वैल्यू क्या है दोनों के लिए सेम, तो आपकी रेंज जो है दो एंगल के लिए सेम होगी अगर वो एंगल है थीटा 90 माइनस थीटा के फॉर्म में या 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, दो एंगल्स हैं वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन दोनों के लिए रेंज क्या होगी आपकी सेम। कैसे सेम होगी, थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो फर्स्ट एंगल है 30, 90 में से 30 माइनस कीजिए 60, ठीक है, या 45 में से 15 माइनस कीजिए 30, 45 में 15 ऐड कीजिए 60, ठीक है। तो हेंस वी गेट द आंसर कि रेंज दो एंगल के लिए क्या होती है आपकी सेम, ठीक है, कीपिंग द इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रेंज ही आपकी किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा कि रेंज का फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी, तो रेंज का फॉर्मूला यही है, लेकिन ये वैल्यू R मैक्स हो जाएगी अगर sin 2 थीटा क्या हो जाए मैक्सिमम। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि R विल बिकम R मैक्स इफ sin 2 थीटा विल बिकम मैक्सिमम, और sin 2 थीटा मैक्सिमम बोलने का मतलब कितना है 1, और ये मैक्सिमम कब होगा, बोले 1 कब होगा साइन के लिए, ये होगा जब साइन कितना हो जाए 90, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाए 90, यानी कि थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल के लिए आपकी जो R है वो किसके बराबर हो जाएगी, R मैक्स, तो R will be equals to R max for theta equals to 45 डिग्री, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, H किस एंगल के लिए H max होगा, ठीक है, तो किस एंगल के लिए होगा, क्योंकि हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है ये, और स्क्वायर है तो यानी कि जब sin स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो जाए मतलब 1 हो जाए, और ये 1 कब होगा जब sin थीटा किसके बराबर हो जाए sin 90 के, ठीक है ना, और ये अगर 90 है तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो मतलब H मैक्स के बराबर होगा जब थीटा कितना हो जाए आपका 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि R मैक्स की जो वैल्यू है वो बराबर है u² बाय g के, और H मैक्स की जो वैल्यू है वो बराबर है u² बाय 2g के। अब देखें, मैं पेन कलर चेंज कर रही हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये, आपको ना तो दी हो u क्वेश्चन में, ना ही आपको दिया हो थीटा, सिर्फ आपको क्वेश्चन में बोले कि एक बॉडी जिसकी मैक्सिमम रेंज है इतनी, बताइए वो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन कर सकती है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ना तो क्वेश्चन में u मेंशन हो ना आपका थीटा मेंशन हो, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस इस मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट बॉडी क्या गेन कर सकती है, देन यू विल गेट दी आंसर फ्रॉम दीज फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज रिलेशन आपका जो H मैक्स है वो वैल्यू R मैक्स की कितनी है, देखें u² बाय g की जगह आप क्या लिख सकते हैं R मैक्स,
ठीक है। तो आर मैक्स अगर लिख देंगे तो वो कितनी है, मैक्सिमम रेंज की हाफ। तो अगर बोला कि आपकी बॉडी मैक्सिमम 40 मीटर तक जा सकती है तो हाइट जो वो उसके लिए गेन करेगी वो होगी 20 मीटर। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास एंड आपको वाया दिस फॉर्मूला इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आगे कि अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होंगे जो आपके पूरे के पूरे पाथ के लिए रहने वाले हैं कांस्टेंट, जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए बात की थी। ठीक है, पेन कलर मैं चेंज कर देती हूँ, अगेन वी आर कमिंग टू द सेम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो भी पॉइंट है आप देख लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब क्या क्या चीज़ें आपके पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ के लिए कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो क्या कांस्टेंट रहने वाली है भाई, सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात की थी एक्सेलरेशन, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है 0, लेकिन एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वो है इक्वल किसके, ग्रेविटी वैल्यू के लिए। ठीक है ना, तो आपकी बॉडी चाहे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी हो, आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आपकी बॉडी चाहे ए पॉइंट पर है, चाहे बी पॉइंट पर है, चाहे सी पॉइंट पर है, जो ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा होगी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, और अगर हमें पार्टिकल की बतानी है वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए हम हमेशा इस पॉइंट के अलॉन्ग ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट। ठीक है, तो अगर हम ए टू बी मूव कर रहे हैं तो टेंजेंट का एंगल देखिए ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपका जो एंगल होगा यू और जी के वो होगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज और एक्यूट के बीच में वेरी करता रहता है। ठीक है, होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये ग्रेविटी क्या होगी, तो हमारे दिमाग में जनरली आता है ग्रेविटी क्या हो जाएगी 0, या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, बट थिंग इज कि एक्सेलरेशन विल नेवर बिकम 0, इट विल ऑलवेज रिमेन इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेविटी, जी वैल्यू। ठीक है, तो जी पूरे पाथ के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। और क्या चीज़ है जो पूरे पाथ के लिए कांस्टेंट रहेगी, दैट कंपोनेंट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा। ठीक है, वो कंपोनेंट यहाँ पर भी यू कॉस थीटा है, वो कंपोनेंट यहाँ पर भी यू कॉस थीटा है, और आप अपने इस प्रोजेक्टाइल के कहीं भी किसी भी पाथ में चले जाइए वो कंपोनेंट हमेशा आपका रहेगा यू कॉस थीटा। ठीक है, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो 2 थिंग्स आर देयर व्हिच आर u cos theta and g which will remain constant throughout the path of the projectile, and also at the same time mechanical energy, इसको नहीं भूलना है। ठीक है ना, तो आप इसको कोरिलेट भी कर लीजिएगा, जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा उसको, उससे भी और यहाँ से भी 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली हैं, दैट इज u cos theta, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ग्रेविटी वैल्यू एंड मैकेनिकल एनर्जी वैल्यू। अब मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। ठीक है ना, तो अगर हम पूरे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, तो क्योंकि हम लोवेस्ट पॉइंट से गए हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट से हम गए लोवेस्ट पॉइंट, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पर एनर्जी है 10 जूल, तो यहाँ भी एनर्जी होगी 10 जूल और यहाँ भी एनर्जी होगी 10 जूल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको बता रही हूँ सिर्फ एनर्जी के लिए ये। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है ना, पॉइंट देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी के लिए पॉइंट है जो रिलेट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को भी और मैकेनिकल एनर्जी को भी। ठीक है, हम 3 पॉइंट्स के लिए फिर से बात कर रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ए पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो होगी आपकी एक तो यू कॉस थीटा कंपोनेंट और एक यू साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि हमने बॉडी को यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था। तो इस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, और जो कि बराबर है ½ mu² cos² थीटा प्लस ½ mu² sin² थीटा। ठीक है, सो द टोटल अमाउंट विल बिकम ½ mu² कॉमन आ जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एंड दैट फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स 1। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो ए पॉइंट पर है दैट इज नथिंग बट ½ mu²। अब पार्टिकल पहुंच गया बी पॉइंट। बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट है तो दिमाग में ये आता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी 0, तो यहीं पर हम गलत हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी विल बी ½ mu² cos² थीटा,
क्योंकि u cos थीटा कंपोनेंट तो हर जगह पर सेम है ना, सिर्फ u sin थीटा कंपोनेंट है जो आपका जीरो हुआ है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी है u cos थीटा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgh, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी जो कि हमारे पास थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ से आप देख सकते हैं g से g कैंसिल हो जाएगा और ये जो फॉर्मूला है वो बनेगा हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट्स नथिंग बट सेम, ठीक है ना। तो टोटल इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी सम ऑफ बोथ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और दोनों का सम अगेन इस पॉइंट के लिए आएगा हाफ mu स्क्वायर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ए पॉइंट के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रहती है और एंगल रहता है, सी पॉइंट पर जब बॉडी फाइनली यहाँ पर ड्रॉप होती है तो उस पॉइंट के ऊपर भी जो आपकी वेलोसिटी होगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट विल रिमेन सेम। और अगर ये वैल्यू सेम है तो आपकी सी पॉइंट के ऊपर भी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो सेम होगी जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी थी ए पॉइंट पर, एंड हेंस इट जस्टिफाइज कि पूरे के पूरे पाथ के लिए आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है कांस्टेंट, बट आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले तो करती है डिक्रीज एंड देन वो करती है इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी पहले तो करती है इंक्रीज और फिर वो करती है डिक्रीज। सो दीज आर दी आंसर्स विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर चाहे वो एनडीए हो, XY हो, या जिस भी एग्जामिनेशन में आपका फिजिक्स का पेपर आ रहा है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी पूरे पाथ के लिए करती है चेंज। अब कोई भी क्वांटिटी जो कि मास के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना, फिर चाहे वो मोमेंटम ही क्यों नहीं है, जैसे कि मैंने काइनेटिक एनर्जी को बताया, ठीक है ना। तो मोमेंटम क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं P = mv, और वेलोसिटी वैल्यू A और B पॉइंट के ऊपर आपकी क्या कर रही है, सेम, ठीक है ना। तो आपकी मोमेंटम वैल्यू जो है वो भी मास के साथ ज्वाइन होने की वजह से और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होने की वजह से वो करेगी चेंज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रोजेक्टाइल टॉपिक है वो होता है ख़त्म। अगले वाले लेक्चर में हम लोग दूसरे वाला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग फ्रॉम हाइट की बात करेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।